नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा सिलेबस में कवर करा चुका हूं और अलग अलग टाइम बेसिस पे आपको तमाम चैप्टर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी मिल रही है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए तमाम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। मैं आपको बताता चलूं, उससे पहले हम लोगों ने आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट इज द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तमाम क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा, जितने भी फंडामेंटल है उन तमाम फंडामेंटल्स को बना लिया होगा। आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम आपके एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, काफी बच्चों को पहले तो ये कंफ्यूजन होता है कि सर एग्जैक्टली हमने 50% सिलेबस कैसे कंप्लीट किया है। मैं आपको बताता चलूं, काफी ऐसी चीजें हैं मैं जो आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहने वाला है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जिसका वीडियो आप सभी को मिल गया होगा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने टैक्स रेट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। टैक्स रेट के बाद आपने पढ़ा होगा आपके मार्जिनल रिलीफ को। याद है किसी को? हमने मार्जिनल रिलीफ को बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ा था। आपका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या आता है, दैट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद सबसे बड़ा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था सैलरी, अगर किसी बच्चे को याद हो। सैलरी के बाद जितने भी डिडक्शन है जो यूनिट 5 के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको कवर करा चुका हूं। डिडक्शन के बाद हम लोगों ने इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ा। माने अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनके बाद हम लोगों ने पढ़ा है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर आपको याद है तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आप लोग जरूर इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल गेन को हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम अदर सोर्सेज को पढ़ने वाले हैं, माने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे क्लबिंग इनकम देखेंगे और ऐसे करके आपका एग्रीकल्चर करके और इनकम फ्रॉम द एग्रीगेशन इंडिविजुअल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बुनियादी तौर पे हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और अगर आप देखेंगे 7 और 8, टोटल 8 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये 9th चैप्टर है और अगर आप लोग ध्यान देंगे आई थिंक आपके सिलेबस में करीब करीब 14 चैप्टर है, तो सिलेबस 50% से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 9वां चैप्टर आज शुरू हो गया है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अदर सोर्सेज। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन से चैप्टर आएंगे इसका भी आपको ख्याल रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका चैप्टर है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से इसको स्टडी करना है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टोटल 5 हेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। माने 5 हेड होते हैं हमारे पास। सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम द सैलरी, आप सभी ने इसको डिटेल में जाकर के पढ़ा। आप सेकंड हेड की बात करते हैं तो अगर आप लोग लेना चाहे तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तीसरा हेड आपका होता है कैपिटल गेन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो गया, आपका कैपिटल गेन हो गया है। इसके बाद एक चौथा और होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, या तो आप लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशन कह सकते हैं। इसको हम लोग लास्ट में जाके पढ़ने वाले हैं। अब इसके अलावा जो बच गया ना वो किस में चला जाएगा, वो आपका अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। तो ये 5 हेड है जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका ये काम तमाम हो जाएगा कि आप टोटल नेट इनकम को निकालने में कैपेबल हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे 5 हेड आपको पढ़ाए जाते हैं। सैलरी आप लोग पढ़ चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, कैपिटल गेन आप लोग पढ़ चुके हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अदर सोर्स पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी इनकम है जो अदर सोर्सेज के अंदर आती है, जैसे डिविडेंड से मिली हुई इनकम आपके अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगी। जैसे अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। जैसे अगर आपको कोई लॉटरी निकल गया वो आपका अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। जितने भी गैम्बलिंग वगैरह से इनकम होती है वो सब किस में आ जाएंगी, अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएंगी। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ अफेयर्स है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन सी है, अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हैं इनकम अंडर द हेड अदर
सोर्सेज का मतलब क्या है, इन चारों में जो नहीं आई ना इनकम, वो कहां पे चली जाएगी, अदर सोर्सेज के अंदर चली जाएगी। माने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा जो भी इनकम बच गई वो सब किसके अंडर जाएंगी, वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर जाएंगी। इतना बात आपको ख्याल में रखना है। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, यहां पे आपके सेक्शन 56 से लेकर के और 59 तक आपको पढ़ने हैं। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, आपका सेक्शन 22 से लेके आपका सेक्शन 27 तक बहुत डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। सेक्शन 22 से सेक्शन 27, 22 से 27 केवल और केवल हमें हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित सेक्शंस और प्रोविजंस एक तरीके से प्रोवाइड करता है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जो आपका सेक्शन 56 रहेगा, 57 रहेगा, 58 रहेगा और 59 रहेगा, 56, 57, 58 और 59, ये चारों सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स किससे जुड़े हुए हैं, आईओएफ से जुड़े हुए हैं। आईओएफ का मतलब क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। याद रखिएगा आईओएस का शॉर्ट एब्रीविएशन है इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्सेज है, उसका शॉर्ट एब्रीविएशन क्या होता है, आईओएफ, आईएफओएस होता है। क्लियर, तो बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आई, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिड्यूअरी। क्या कहते हो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेजिड्यूअरी। क्या बोलते हैं आप लोग, रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम। क्लियर है, तो कई बार पेपर में आ जाता है कि रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम का क्या मीनिंग होता है, तो ये आपको थोड़ा ख्याल में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात, और ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर है ना, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मान के चले थ्योरी बेस्ड रहेगा। यहां से 6 नंबर के सवाल आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में रहने वाली है। तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा। जस्ट लाइक सैलरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, कैपिटल गेन आपने पढ़ा, या रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर भी आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कहां से देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन से, प्रैक्टिकल पोर्शन से देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो भी इनकम किसके अंदर टैक्सेबल नहीं है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं है, वो किसके अंदर टैक्सेबल होगी, आईएफओएस के अंदर होगी, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। क्लियर, तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए एक लंबी लिस्ट है, कहां पे गिवन है ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यहां पे मैंने लिख भी रखा है, आपका सेक्शन 56 सबसे पहले यही बात बताता है कि आपको अदर सोर्सेज के अंदर क्या क्या लेना है। देखिए सबसे पहले आपको डिविडेंड इनकम लेना है। यहां पे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, डिविडेंड इनकम आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगी। जब भी डिविडेंड इनकम की बात करेंगे तो वो किसके अंदर टैक्सेबल होगी, वो आपके आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी। उसके बाद अगर आपने कोई लॉटरी जीता है मान लीजिए, या आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल जीता है, या आपने कोई रेस जीता है, या कोई गैम्बलिंग से आपको पैसा आया है, ये तमाम चीजें कहां पर चली जाती है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग इनकम अंडर द हेड आईएफओएस आप कह सकते हो इसको, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। क्लियर, अगर आप लोग आगे देखेंगे, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, इनकम फ्रॉम, ये जो गिफ्ट इनकम है यहां से सवाल आता है। ये गिफ्ट आपको रिलेटिव भी दे सकते हैं। अब यहां पे रिलेटिव का अपना मीनिंग होता है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रिलेटिव भी दे सकते हैं, या फिर ये जो गिफ्ट है ना ये आपका नॉन रिलेटिव की तरफ से भी आ सकता है। अभी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है, अच्छा आपको किसी सिक्योरिटी के ऊपर मान लीजिए इंटरेस्ट मिला है, मान लीजिए आपने एफडी करवा रखा है, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी किसके अंदर, किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, आपका अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर आप लोग कोई भी फैमिली पेंशन की बात करते हैं जो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल रहेगी। क्लियर है, आप सब लेटिंग इनकम की बात कर सकते हैं। अगर आप लोग कंपनसेशन की बात करते हैं, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या आपको कोई इनहांस कंपनसेशन मिलता है तो किसके अंदर जाएगा, अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर आप लोग लास्ट बात कीजिएगा अदर रेजिडुअल इनकम, यहां पे कुछ केसेस है, कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने। क्लियर है, ये तमाम चीजें अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपको समझ में आ गया। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि यहां पे आपका जो इनकम है किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, वो अदर सोर्स हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। समझ में आई मेरी बात। डिविडेंड इनकम हो गया, अगर आपने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस या गैम्बलिंग जैसी चीजों से पैसा कमाया है, गिफ्ट आपको मिला है, अगर आपको किसी सिक्योरिटीज के ऊपर इनकम मिला, जो इंटरेस्ट मिला है, अगर आपका कोई फैमिली पेंशन है
है, सब लेटिंग इनकम अगर आपके पास है, कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, तो ये तमाम चीजें कहां पर टैक्सेबल होंगी? आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होंगी। इस बात का आपको ख्याल रखना, बहुत बेसिक सी बात है। क्लियर? तो आई होप कि क्लैरिटी मिल गया होगा, एक फाउंडेशन समझ में आ गई होगी, एक बेस तैयार हो गया होगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी एक अपनी डेफिनेशन थी। यहां पे सेक्शन 56 सिर्फ इस बात को बताता है, आप इन पॉइंट को कहां पे इंक्लूड करके चलेंगे, आप लोग अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। और ये जो लिस्ट है ना, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ अफेयर्स, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। एक साथ आप लोग घबरा जाएंगे, ये 7-8 पॉइंट है, ये आपको याद भी हो गए होंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इनको पढ़ लेंगे, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चीजें बैठती जाए। लेक्चर दर लेक्चर हम लोग चीजों को क्या करते जाए, अंडरस्टैंड करते जाए। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, यहां तक बातें समझ में आई होंगी। अभी तक क्या पढ़ा दिया मैंने? हमने अभी तक पढ़ा है रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम, इसका दूसरा नाम रहेगा। यहां पे आपको सेक्शन 56, 57, 58 और 59 माने 56, 57, 58 और 59 को पढ़ना है। जो भी इनकम आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन और कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं है, वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ये आपको एक लिस्ट दी गई है सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोगों ने यहां डिटेल में चर्चा किया है। अब इस स्लाइड को हम लोग एक बार स्किप कर देते हैं। वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में फाइनल कंक्लूजन करने के बाद ही आपको समझ में आएगी। ठीक है? अब सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं यहां पर इस लिस्ट के अंदर, जहां पर मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, वो है आपका गिफ्ट इनकम। आपको क्या मिल जाए? गिफ्ट मिल जाए। किसी ओकेजन पे आपको गिफ्ट मिल जाए तो उस केस में क्या किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? गिफ्ट से संबंधित ही रहेगा। गिफ्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर गिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, गिफ्ट का मीनिंग होता है, चाहे आप लोग कैश की बात कीजिए, चाहे आप लोग नॉन कैश की बात कीजिए, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बोलते हैं। तो मैं 2 पॉइंट बोल दूं, यहां पे आप लोग क्या कह सकते हैं? या तो आप लोग कैश लेके चल सकते हैं, या तो आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग नॉन कैश लेके चल सकते हैं। नॉन कैश के अंदर जैसे अगर आप लोग मान लीजिए, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने एसेट्स की बात की है, ठीक है? तो एसेट्स किसके अंदर आ जाएंगे? नॉन कैश के अंदर आ जाएंगे। यहां पे भी आप लोग 2 कैटेगरियां बना सकते हैं। एक आप क्या कह सकते हैं? सर हम मूवेबल एसेट की बात करते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे मूवेबल एसेट। और दूसरा क्या कहेंगे? सर हम लोग नॉन मूवेबल एसेट की, इमूवेबल बोलते हैं वैसे तो उसको। अच्छा, अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में जाएं तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको इमूवेबल। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे? इमूवेबल एसेट। तो ये तमाम चीजें कहां पे आ जाती हैं? ये तमाम चीजें कहां पे आ जाती है? एसेट। और ये किस कैटेगरी में चली जाती है? नॉन कैश की कैटेगरी में चली जाती है। तो काफी लोग क्या करते हैं? काफी लोग पैसा गिफ्ट में दे देते हैं। आप सभी को पता है काफी लोग क्या करते हैं? पैसा गिफ्ट में देते हैं। काफी लोग कार गिफ्ट कर दिया तो वो आपका मूवेबल एसेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग आपको गिफ्ट कर दिया तो वो आपका नॉन मूवेबल, इमूवेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। है तो एसेट ही ना। तो आपको समझना है गिफ्ट आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको गिफ्ट मिल सकता है कैश की फॉर्म में, आपको गिफ्ट मिल सकता है मूवेबल एसेट की फॉर्म में, आपको गिफ्ट मिल सकता है इमूवेबल एसेट की फॉर्म में। बट याद रखिएगा, तमाम चीजें आपको मिलेंगी विदाउट कंसीडरेशन। आप लोग क्या कहेंगे? विदाउट कंसीडरेशन, माने आपने इसके लिए कोई पे नहीं किया है या बहुत चीप पे किया है। ठीक है? मैं बताऊंगा, लेकिन विदाउट कंसीडरेशन का मतलब आपने इनका कोई पेमेंट नहीं किया है। ठीक है ना? उस केस में ये सारी चीजें क्या बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स? ये लाई करती हैं इन द कैटेगरी ऑफ गिफ्ट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ में आया? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। मीनिंग के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं डेफिनेशन? सम ऑफ मनी। मनी का मतलब कैश आप लोग कह सकते हैं, आप लोग मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जो रिसीव हुआ है आपको विदाउट कंसीडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको कहते हैं ना, आप लोग क्या कह सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विदाउट कंसीडरेशन का मतलब जो बच्चे नहीं समझ रहे वो समझ लीजिएगा। आप लोग इसका मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कहेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है कि नहीं है? और फॉर इनएडुकेट कंसीडरेशन। इनएडुकेट कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत कम प्राइस में, इज ट्रीटेड एज ए गिफ्ट। उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? गिफ्ट ट्रीट किया जाएगा। और गिफ्ट किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि IFOS के अंदर आपका क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? काफी इससे रिलेटेड प्रोविजन और सेक्शन हमें पढ़ रहे हैं। सेक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप लोग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। गिफ्ट से रिलेटेड सवाल आता ही आता है। ठीक है? तो डेफिनेशन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी। क्या क्या डेफिनेशन यहां पे रहने वाली है? 2 शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक तो विदाउट कंसीडरेशन, एक आपका है
इन एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो एक तो क्या है, एक शब्द हो गया आपका विदाउट, आपने क्या कहा, बिना कंसिडरेशन के, तो मैं यहां पे लिख दूं आपका क्या बन गया, आपका बिना कंसिडरेशन के बन गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और एक आप क्या कह सकते हैं, इन एडुकेट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे इन एडुकेट, ठीक है ना। इन एडुकेट कंसिडरेशन बोलते हैं इसको। इन एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब आप लोग कह सकते हैं वेरी चीप, बहुत कम प्राइस के अंदर, जहां पे स्टाम्प ड्यूटी की बात होगी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप इतना समझिए, इसको वेरी चीप की कैटेगरी में आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके चल सकते हैं। समझ में आई, उम्मीद करता हूं बातें यहां तक क्लियर रही होंगी कि गिफ्ट की डेफिनेशन क्या रहने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे सबसे पहली कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स किसकी बनी है हमारे पास, सर आपने बताया अभी तो सबसे पहले कैश गिफ्ट बनेगा, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या बनेगा, उसके बाद आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। उसके बाद आपका मूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा, जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, शेयर्स हो गया, ब्यूलियंस हो गया, ठीक है। तमाम चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगी। तो तीनों को ध्यान से समझिएगा, कितना पैसा आपको मिले, जो पैसा आपका क्या रहेगा, आपका एग्जैक्टली आप लोग ये मान के चले कि जो आपके अदर सोर्सेज के अंदर आएगा, या फिर आप लोग कहेंगे टैक्सेबल रहेगा, कितना पैसा, कितना गिफ्ट आपका टैक्सेबल रहेगा, कितना गिफ्ट टैक्सेबल नहीं रहेगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको एग्रीगेटेड कैश मिलता है, एग्रीगेटेड कैश का मतलब आप लोग ये मान के चले सब मिलाकर, क्या आपका मिल गया, सब मिलाकर, माने आपके 10 दोस्त आपको गिफ्ट करें, आपके 20 दोस्त आपको गिफ्ट करें, सबको मिला करके एग्रीगेटेड अगर आपको कैश जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा मिलता है, तो आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा आईएफओएस के अंदर, क्लियर है। अगर 50,000 से कम है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। माने यहां पर एग्जम्प्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपका एग्जम्प्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, आपको एग्जम्प्ट दिया हुआ है। कहां तक है, आप लोग मान के चले अप टू 50,000 तक आपको क्या दिया गया है, एग्जम्प्ट दिया गया है कैश गिफ्ट के लिए। किसकी बात हो रही है, कैश के गिफ्ट के लिए, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। लेकिन अगर इसके ऊपर 1 रुपया भी ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा हो गया है, या मैं कह देता हूं 20 रुपए एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका 50,000 20 बन गया है। तो अब ये सारा का सारा कंप्लीट अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, पूरे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, समझ में आया। तो कंप्लीट अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो बहुत बेसिक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड, जिनको आपको समझना है कि जब भी आप लोग कैश की बात करेंगे, जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 3 दोस्त हैं, ठीक है ना। ए ने क्या किया, मेरे को 50,000 गिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर कैश 50,000 गिफ्ट किया है तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 50,000 तक की लिमिट मेरे को गिवन है। अब एक ए है, एक बी है और एक सी है। सी ने मेरे को 20,000 गिफ्ट किया है, बी ने मेरे को 30,000 गिफ्ट किया है, और मान लीजिए मेरे को ए ने मेरे को 10,000 गिफ्ट किया है। एग्रीगेटेड देखना है, 10 + 30 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। तो मेरी पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड आईएफओएस, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। एक भी रुपया ज्यादा 50,000 से गया ना, तो सारी की सारी अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप लोग और थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, वैसे तो मैंने समझा दिया है। कोई भी मिस्टर ए है जिसको 30,000 रुपया रिसीव हुआ, कहां से, एक फ्रेंड से। एक फ्रेंड ने 30,000 रुपया दिया, दूसरे फ्रेंड ने कितना दिया, 55 दिया। एग्रीगेट कितना हो गया, सॉरी 25 दिया, तो एग्रीगेट आपका 55,000 हो गया। नियम क्या कहता है, 50,000 से ज्यादा गया तो आपको पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा, माने इस सारे पर टैक्स लगेगा। किस हेड के अंदर लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ये आपका टैक्स लगेगा, समझ में आया। तो पहला कैश का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, बोलो क्लियर हुआ। तो कैश के बाद आपका क्या रहता है, दूसरा रहता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग या तो लैंड की बात करेंगे या फिर हम लोग बिल्डिंग की बात करेंगे। याद रखिएगा किसकी बात करेंगे, बिल्डिंग की बात करेंगे। यहां पर 2 बातों का ख्याल माय डियर फ्रेंड्स आपको रखना है। हम लोग बात करेंगे एसडीवी की। एसडीवी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टांप ड्यूटी वैल्यू। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, स्टांप ड्यूटी वैल्यू। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बिहा पे आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट होगा। जैसे यहां पे देखिएगा, अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है या इनएडुकेट कंसीडरेशन में मिली है, माने चीप डील मिली है, क्लियर है। अगर आपको जो
गिफ्ट मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, वो क्या है, गिफ्ट की फॉर्म में मिली है या बहुत कम प्राइस में मिली है, तो कब टैक्सेबल होगा, कब टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर आपकी एसडीवी माने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो फुल वैल्यू क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट की बात हो रही है, अगर आपको गिफ्ट में लैंड एंड बिल्डिंग मिला है, क्लियर है, आपको गिफ्ट में क्या मिला है, आपको लैंड या फिर कोई बिल्डिंग मिला है, क्लियर है, और उस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, गिफ्ट की बात हो रही है, अगर उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में सारी की सारी एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको कम पैसे में डील मिली है तो देखिए डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द प्राइस पेड, आपने कितना पे किया है। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना उसकी प्राइस है 50 लाख, ठीक है ना, आपने पेड कितना किया है, मान लीजिए आपने पे किया है 48 लाख। क्लियर है, अगर आप लोग डिफरेंस चेक करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, तो कितने का आता है, 2 लाख का आता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो ये जो डिफरेंस जितना बनेगा वो टैक्सेबल होगा। जैसे अगर ये आपका अमाउंट 50,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, टैक्स नहीं देना है। 50,000 से अगर 1 रुपया भी बढ़ गया तो ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा है, ये जो डिफरेंस है, ये आपका टैक्सेबल रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर गिफ्ट मिला है और अगर आपको कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग गिफ्ट में मिला है, अगर उसकी एसडीवी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट क्या रहेगा, फुल वैल्यू टैक्सेबल रहेगी। अगर आपको इनएडुकेट कंसीडरेशन मिला है, चीप डील मिला है, उस केस में आप चेक कीजिएगा एसडीवी और जो प्राइस पे किया है उनके बीच का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई, तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाई, ये एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हैं, बेहद आसान है। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे हमें कोई ज्यादा डिटेल में जाकर के, इतना गहराई में जाकर के चीजें समझने की जरूरत है। यहां से आएगा भी वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो कैश गिफ्ट की कहानी समझ में आई, फिर हमने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग की। अब तीसरा क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की तो वैसे एक लंबी लिस्ट होती है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जब मैं इस सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालूंगा। ज्वेलरी की बात कर लीजिए, शेयर्स की बात कर लीजिए, आर्ट एंड ब्यूलियंस की बात कर लीजिए, ऐसे ही आपकी 6-7 पॉइंट होते हैं जो आपको कवर करने हैं। यहाँ पे भी वही सेम मिलेगी, यहाँ पे आपका फेयर मार्केट वैल्यू की बात करेंगे, एफएमवी की, ठीक है। अगर आपको फ्री गिफ्ट मिला है, यानी कि जो ज्वेलरी, शेयर्स, आर्ट, ब्यूलियंस मिला है, या फिर आपका इनएडुकेट कंसीडरेशन, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, चीप डील के नाम से जानते हैं, तो आपको मिला कैसे है ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको गिफ्ट मिला है और उस पर्टिकुलर गिफ्ट में, यानी कि मान लीजिए आपको ज्वेलरी मिल गया, मैं कहता हूं आपको शेयर्स मिल गए, क्या मिल गए हैं, आपको शेयर्स मिल गए हैं, उन शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम है किससे, 50,000 से, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आपको चीप डील मिला है, अगर आप लोग इनएडुकेट कंसीडरेशन की बात करते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर से जो प्राइस आपने पे किया है, अगर उनके बीच का डिफरेंस, याद रखिएगा, उनके बीच का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। 50,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। समझ में आया, तो बहुत बेसिक सी बात थी। यहां पे मूवेबल के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर देते हैं। यही चीज रिप्लेस हो जाती है इमूवेबल के अंदर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, नियम भी सेम से ही है करीब से। वहां पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की बात होती है, वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 50,000 से, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू की बात होती है, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली सर करना क्या है। आपको गिफ्ट मिल सकता है कैश की फॉर्म में, आपको गिफ्ट मिल सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में, अगर आपको मिल सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में। मूवेबल है तो एफएमवी चेक करेंगे 50,000 से कम है या ज्यादा है, अगर इमूवेबल है तो एसडीवी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। बस इन्हीं के बिहाफ पे प्रोविजन है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, गिफ्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है, माने 50,000 नहीं, 50,000 से चाहे कितना भी ज्यादा हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है, आपको गिफ्ट मिलेगा, आपने रख लिया, आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन याद रखिएगा ये जो अमाउंट है ये कैसे
कैसी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है। अब यहाँ में क्या पे आते हैं, यहाँ पे कौन कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं आपके रिलेटिव्स। क्या आते हैं, रिलेटिव्स। और रिलेटिव्स की अपनी एक डेफिनेशन होती है। हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है। अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करता है, वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करती है, रिलेटिव अगर कोई भी गिफ्ट करता है ना, तो वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। अगर पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स अगर बच्चे को, या फिर ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी की बात हो रही है या तो आपके पेरेंट्स की बात हो रही है, दोनों रिलेटिव्स के अंदर आएंगे। आपके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात हो रही है, आपके खुद के ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात हो रही है, ठीक है ना। आपके ब्रदर की बात हो रही है, आपके सिस्टर की बात हो रही है, आप खुद की भी बात कर सकते हैं, स्पाउस की भी बात कर सकते हैं। माने बीबी है जो आपकी वाइफ है, उसके भाई और बहन की भी बात होती है, और यहाँ पे आपके खुद के भाई और बहन को भी इंक्लूड करके चलना पड़ता है। उसके बाद आप लोग कहते हैं लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ ए सेल्फ और स्पाउस। स्पाउस का लीनियन असेंडेंट और सेल्फ का लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रिलेटिव की क्या डेफिनेशन रहती है, अगर रिलेटिव गिफ्ट करेगा तो पूरा का पूरा अमाउंट कैसा रहेगा, आपका एग्जम्प्टेड रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये गिफ्ट कब होना चाहिए, या तो आप लोग मैरिज पे गिफ्ट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये गिफ्ट आपने कब दिया है, मैरिज पे दिया है, तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका विल के टाइम पे या इन इनहेरिटेंस है, तो उस केस में भी आपका एग्जम्प्ट रहेगा। अगर लोकल अथॉरिटी ने, किसी ने, लोकल अथॉरिटी ने अगर ये किया है, तो उस केस में भी एग्जम्प्ट रहेगा। फ्रॉम द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अंडर द सेक्शन 12A 12AB, और सेक्शन किसकी बात करेंगे, 1023C। अगर ये सारी चीजें इंक्लूड हैं तो आप लोग कहेंगे आपका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। क्लियर, बहुत आसान डेफिनेशन मैंने दी है माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक ऐसा केस भी है जहां पर पूरा का पूरा अमाउंट क्या रहता है, एग्जम्प्ट रहता है। अगर ये जो गिफ्ट है ये कौन देता है, आपका रिलेटिव देता है। रिलेटिव की डेफिनेशन लॉ ने डिफाइन की हुई है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाई करती हैं तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है, इसका ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या है, सबसे पहले कैश की बात की थी, तो कैश अगर आपका 50,000 से ज्यादा का लिमिट है तो एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फ्री की बात करते हैं, माने गिफ्ट मिला है, तो स्टांप ड्यूटी 50,000 से ज्यादा है तो आपको फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अगर कम है तो आपको एग्जम्प्ट मिल जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहां पे हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है ना, यहां पे चीप कंसिडरेशन की, इमूवेबल के अंदर चीप कंसिडरेशन की बात करेंगे, 50,000 से ज्यादा है तो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग एफएमवी की वैल्यू की बात करेंगे, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। इमूवेबल के अंदर अगर आप चीप परचेज करते हैं तो डिफरेंस जितना ज्यादा 50,000 से उस वो आपका टैक्सेबल रहेगा। एग्जम्पशन किसके अंदर है, रिलेटिव्स के अंदर है, चाहे वो आपका मैरिजेस हो, इनहेरिटेंस हो, विल हो, या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर ट्रस्ट की बात हो, ये तमाम चीजें एग्जम्प्ट रहेंगी, ये फुल्ली एग्जम्प्टेड अमाउंट रहेगा। क्लियर, तो ये गिफ्ट वाला सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हुआ। गिफ्ट के केस में आपको क्या कुछ करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या चीजें टैक्सेबल रहेगी, क्या क्या चीजें एग्जम्प्टेड रहेगी, और सेक्शन 56 क्या कहता है। कुछ बेसिक बातों को मैंने अपनी इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर डाला। उम्मीद करता हूं चीजें आपको आसान रही होंगी, समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया, तो यार वीडियो को लाइक जरूर किया करें, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताया करें। चाहे सेशन आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है जो हमें इंप्रूव करनी चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया है। चलिए, जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं। जब तक मैं तो सोल दी बात, कीप लर्निंग।